नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जब धर्म को अफीम के नशे की तरह चटाया जाता है, जब देश में उन्माद फैलाया जाता है, जब देश के लोगों को समझाया जाता है कि ये अल्पसंख्यक हैं, ये आपकी ज़मीनों पर, आपके व्यवसाय पर कब्जा कर लेंगे, जब देश सारे आर्थिक मुद्दों को पीछे छोड़ देता है और धर्म और उन्माद के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, जब देश भूल जाता है कि किसान क्या हैं, आम आदमी क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और जब देश भूल जाता है कि लगातार कर्जा लेने का नुकसान क्या होता है, तो फिर उस देश का हाल श्रीलंका जैसा होता है। हजारों आदमी गुस्से के मारे श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, पुलिस कम पड़ गई, सेना के जवान कम पड़ गए, हुजूम उमड़ गया और राष्ट्रपति घर छोड़कर भाग गए। राष्ट्रपक्ष परिवार ने श्रीलंका को सालों से जो धर्म का खुट्टी में नशा पिलाया था, उसका परिणाम यह है कि आज श्रीलंका में आग लगी हुई है और श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका जिस तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, दरअसल उसकी बुनियाद उसने खुद ही रखी थी। श्रीलंका में 70.2 थेरावा यानी बौद्ध जाति के लोग हैं, 12.6 हिंदू हैं, 9.7 मुसलमान हैं और 7.4 ईसाई हैं। सारी समस्या वहां पर भी मुसलमानों से शुरू हुई, मुसलमानों को लेकर टारगेट किए गए, हिंसा शुरू हुई और फिर राज सिंहासन चलाने वालों ने समझ लिया कि यह धर्म वो अफीम है जिसको जनता को चटाते रहो तो जनता नशे में रहेगी। मगर जनता नशे में तब तक रहती है जब तक उसकी रोजी रोटी बरकरार रहती है, जब तक उसके और उसके परिवार का पेट भरता रहता है, और जब तक उसको ये लगता है कि 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं से हासिल हो जाएगी, तब तक वो धर्म के नशे में रहती है। लेकिन जब अपने पेट की आग तेज हो जाती है तो फिर उसे समझ में आता है कि जो हुक्मरान थे ये उसे मूर्ख बना रहे थे, और उसका नतीजा श्रीलंका में देखने को मिला कि उन्मादी भीड़ राष्ट्रपति के भवन में घुसी। तब उसने देखा कि हमारे देश का राष्ट्रपति किस तरह भोग विलास में लिप्त था, किस तरह स्विमिंग पूल में जनता कूद कूद के नहाई। ये कुछ वीडियो देखिए, ये इसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ चैनल्स की रिपोर्ट्स आई हैं, आज तक ने भी बहुत डिटेल रिपोर्ट दी है और बाकी चैनल्स ने भी दी है, और उन रिपोर्ट्स को मैं सार में आपको पढ़ के सुनाता हूं पहले कि श्रीलंका जिस हाल में पहुंचा है उसके कारण क्या थे। श्रीलंका में शायद ये जो संकट है, इसकी जो तात्कालिक प्रमुख सबसे बड़ी वजह ये है कि उसने अपनी खेती को पीछे छोड़ दिया। ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को एक तरह से बैन कर दिया और ये कहा कि हम ऑर्गेनिक फैक्ट्री पे निर्भर हो जाएंगे। श्रीलंका के एग्रो सेक्टर को तबाह कर दिया इस निर्णय ने। हजारों लाखों किसान जो खेती कर रहे थे वो पारंपरिक खेती से अलग हो गए और खेती तबाह होती चली गई। अनाज की जमाखोरी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया।
मैं साथ के साथ तुलना करता जाऊं भारत की, और जो भारत के किसान नेता कह रहे थे कि भारत की खेती को तबाह किया जा रहा है, गेहूं की किल्लत शुरू हो रही है, अनाज की जमाखोरी करने के लिए अडानी भैया ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं, और किसान बिल का विरोध भारत में भी इसी तर्ज पे किया गया। ये गनीमत है कि किसानों के विरोध के चलते किसान बिल वापस ले लिए गए। लेकिन श्रीलंका में एक बहुत बड़ी वजह खेती का तबाह होना बताया जाता है। कोविड ने टूरिज्म सेक्टर को मार दिया। श्रीलंका के हालात खराब चल रहे थे और श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान वहाँ के टूरिज्म का होता है, लेकिन टूरिज्म लगातार वहाँ के आपसी झगड़े, उन्माद, इनके कारण प्रभावित होता रहा, और कोरोना ने इस 10% जो जीडीपी का हिस्सा था वो और तबाह कर दिया श्रीलंका में। 2 साल में ये सेक्टर पूरी तरह तबाह हो गया। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत, ब्रिटेन और रूस से आते हैं, और इसके बाद लगातार टूरिस्ट वहाँ पे कम होते चले गए। और श्रीलंका जिन झगड़ों में उलझ रहा था वहाँ पे पूरी दुनिया में संदेशे बड़े खराब जा रहे थे। ये बताया जा रहा था कि श्रीलंका की हिंसा टूरिस्ट को प्रभावित कर सकती है। चीन पे कर्जे का बोझ लगातार बढ़ रहा था। मैं डाटा आपको बताता हूँ कि दुनिया भर के एनालिसिस जब चीन की ऋण पाश नीति का जिक्र करते हैं तो श्रीलंका को उदाहरण देते हैं। चीन ने श्रीलंका को पूरी तरह अपने कब्जे में लिया, वहाँ पे अपना बेस बनाया, और श्रीलंका का ऊपर चीन का अकेले चीन का $5 बिलियन से ज़्यादा कर्ज है। भारत ने भी श्रीलंका की मदद करी, लेकिन भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो श्रीलंका की एक सीमा से ज़्यादा जाकर मदद कर पाता। भारत और जापान जैसे देशों का, IMF जैसे संस्थानों का भी उसके ऊपर बहुत उधार है। जो आंकड़े देखें तो अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर $35 बिलियन का कर्जा हो चुका था। इस कर्जे को निपटाने के लिए और कर्जा लिया, और फिर हालात इतने खराब हो गए कि बाकी कर्जा मिलना बंद हो गया। ना ब्याज दे पा रहे और ना वो कर्जा ले पा रहे। अब विदेशी मुद्रा भंडार एक बड़ी चीज होती है। इसके मोर्चे पर श्रीलंका को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। उस समय वहाँ नई सरकार का गठन हुआ और इसमें तेजी से गिरावट आई, और जुलाई 2021 में ये सिर्फ $2.8 बिलियन रह गया, और पिछले साल नवंबर तक ये गिरकर सिर्फ $1.58 बिलियन के स्तर पर आ गया। मतलब आप विदेशी कर्जे की किस्तें भी नहीं चुका सकते, और इस आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है जो किसी भी देश का, वो भी श्रीलंका के पास नहीं बचा। नतीजा क्या है? श्रीलंका के रुपए की कीमत कम होती चली गई, और उसके बाद महंगाई की समस्या बढ़ती चली गई। डरिए या आप, क्योंकि भारत में भी हालात ऐसे बन रहे हैं। आपका रुपया अभी तक के न्यूनतम स्तर तक आ चुका है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन हम भी श्रीलंका की लाइन पर हैं और दिन भर हिंदू मुसलमान का खेल खेलते रहते हैं। खाने पीने चीज़ों के लिए भी आयात पर निर्भरता बढ़ गई। श्रीलंका में जो अपनी परंपरागत फसल थी वो तबाह हो गई, और खाने पीने की चीज़ों के लिए भी दलहन और अनाज ऐसी चीज़ों के लिए भी बाकी देशों पर लगातार श्रीलंका निर्भर होता चला गया। लगातार जब हंगामा हुआ, राष्ट्रपति भवन में हल्ला मच गया, राजपक्षे के यहाँ भीड़ घुस गई, तो राजपक्षे कहाँ चले गए पता नहीं चल पाया, और वहाँ पर नारे लग रहे हैं। गोटा गो गामा आंदोलन चला, और इस आंदोलन में शिक्षक, छात्र नेता, किसान और अलग अलग ट्रेड यूनियन के लोग शामिल हुए। और पहले जो आज राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं, प्रधानमंत्री घर में आग लगाई है, उससे पहले वो ये सब नेताओं ने वहाँ भाषण भी दिए। कमोबश हालत भारत में भी है। अग्निवीर योजना को लेकर किसान नौजवानों का किस्सा अलग अलग राज्यों में बुरी तरह फूटा। किसान नाराज हैं और ट्रेड यूनियन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं भारत का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं कि भारत को अब समझ आना चाहिए कि उसके पड़ोसी देश में, उसके पड़ोसी राज्य में किन हालातों का सामना करना पड़ा, और उसे भारत को भी एक चेतावनी के रूप में सबक लेना चाहिए। यहाँ पे एक लगातार पेट्रोल पंप की निगरानी आर्मी कर रही है। पेट्रोल पंप के लाले पड़ गए हैं। ब्रेड हो, पानी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इन सब की मारा मारी हो गई है। दवाई नहीं मिल रही है। श्रीलंका का जो हालात हैं वो बिल्कुल नरकीय जीवन में जी रहे हैं। लोग सड़क पे आ गए हैं, गुस्से में, उनको समझ में नहीं आ रहा। गैस की कमी हो गई है, लोग घरों पर चूल्हा जला रहे हैं। और श्रीलंका ने कल्पना नहीं की थी कि राजा दक्ष ने जो राष्ट्रपति भवन बनाया था
बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में वो चेंज हुआ। उस राजाध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन आज के हालातों में है, कभी श्रीलंका ने सोचा नहीं होगा। लेकिन हैरानी की बात यह, मैं भारत का जिक्र इस संदर्भ में भी करूंगा कि भारत भी श्रीलंका के मायने में कई मायनों में हम कॉपी कर रहे हैं। भारत पर इस समय 128.41 128.41 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हर नागरिक पर 98,776, यानी भारत में अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हो जाएगा। ये उस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हजारों करोड़ रुपए एक भवन को बनाने में फूंक दिए जा रहे हैं, नई संसद बन रही है, या हजारों करोड़ रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। वहाँ पे अगर आप पैदा हो रहे हैं भारत में तो 1 लाख रुपए का कर्जा आपके सिर पर अपने आप आ जाता है। मैंने फिलॉसफी पढ़ी है। फिलॉसफी में एक दर्शन है चारवाक दर्शन। उस दर्शन का मूल सिद्धांत ये है कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, कर्जा ले लेके जितना घी पी सकते हो उतना घी पियो, क्योंकि बाद में दोबारा जीवन मिले या ना मिले। तो भारत भी लगभग अब उसी क्रम में चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 से अब तक मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा, 2014 से अब तक मोदी सरकार 10 लाख करोड़ का कर्जा ले चुकी है, जो उससे पहले की सरकारों से कई गुना ज़्यादा है। 7 साल में हर आदमी पर 6,000 रुपया विदेशी कर्जा बढ़ गया है। आपको ये बातें कोई गोदी मीडिया का चैनल नहीं बताएगा। आपको चैनल बताएंगे कि किस तरह नूपुर ने क्या किया, किस तरह जुबैर ने क्या किया। ज्ञान वापी के नीचे मस्जिद के नीचे क्या मंदिर है, या मंदिर के ऊपर मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर मंदिर है, फुब्बारा है या शिवलिंग है। कोई आपको नहीं बताएगा कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार 10 लाख करोड़ का कर्जा ले चुकी है और आपके सिर पर 1 लाख रुपए का कर्जा बढ़ रहा है। हर साल ये कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, भारत की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। श्रीलंका की राह पर भारत के कई राज्य चल रहे हैं। दिवालिया होने के कारण है, इनकम सोर्स लगातार घट रहे हैं, टूरिज्म घट रहा है, फर्टिलाइजर का रोक भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, अलग अलग खाद की समस्या भारत में पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में भी जो अलग अलग राज्य हैं वो लगातार इस बात कहते रहे हैं कि अगर ये सब हमारे हालात ठीक नहीं किए गए, वैट की स्थिति पे लेके विरोध हुआ, अगर ये ठीक नहीं किया तो हालात और खतरनाक होंगे। श्रीलंका के हालात को देखते हुए पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ सचिव स्तर की बैठक हुई और उन सभी सचिवों ने यह कहा कि अगर हम इस तरह की जो लोक लुभावन नीतियाँ चला रहे हैं, जिसमें खाद मुख्य रूप से मुफ्त राशन की बात आई, कि अगर हम ये मुफ्त राशन की योजना चलाते रहे तो हम बहुत जल्दी श्रीलंका जैसे हालात में आ जाएंगे। इन सचिव लोगों का मानना था कि ये जो जीडीपी अनुपात है ये बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा रहा है, हम इस तरह की फ्री राशन या इस तरह की लोक लुभावन नीति हम चालू नहीं कर सकते। अब ये जीडीपी अनुपात क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जीडीपी अनुपात किसी भी देश के प्रोडक्शन यानी कमाई और कर्ज का रेशियो होता है। उसकी कमाई कितनी है और कर्ज कितना है, इसका रेशियो होता है। इससे देश के कर्ज चुकाने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। यानी जिस देश का कर्ज जीडीपी अनुपात में जितना अधिक होगा उसे लोन चुकाने में उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। इस वक्त श्रीलंका का कर्ज जीडीपी अनुपात 119 है और श्रीलंका की जीडीपी लगभग 8,000 करोड़ की है। अगर हम भारत की बात करेंगे, इस संदर्भों में देखना चाहेंगे तो भारत की जीडीपी 100 बिलियन है और भारत का कर्ज 60 बिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 बिलियन कर्ज में 40% का केंद्र सरकार हो, यानी सेंटर का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 40 बिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सभी राज्यों को मिलाकर कर्ज जीडीपी अनुपात 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस समय भारत का कर्जा जीडीपी अनुपात 90% हो चुका है। जो 2020 में 74% था, इस समय 90% हो चुका है और देश में महज 3 राज्य हैं जिनका कर्ज जीडीपी अनुपात 20% के करीब या उसके आसपास है। इन हालातों में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। लगातार रुपया नीचे गिरेगा डॉलर के मुकाबले। जब नीचे गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी की ज़िंदगी प्रभावित होगी और सारा खेल कहीं ना कहीं आके हमारे आपके जीवन पे टकराएगा, टूटेगा। अब ये बड़ी चिंता करने की बात है, सरकारों को चिंता करने की बात है, लेकिन समस्या ये है कि भारत जैसे राज्य में लगातार चुनाव होते रहे हैं,
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के हुए, राजस्थान समेत, गुजरात समेत चुनाव सामने हैं। ये जो फ्री की राशन व्यवस्था है, ये अगर रोकते हैं तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जम्पर वोट, झोली भर के वोट इस फ्री राशन से मिलते हैं। हालांकि अब जब हालात खराब हुए तो रोटी और चावल की जगह, यानी गेहूं और चावल की जगह गेहूं हटा दिया गया, चावल दे दिया गया, लेकिन हालात खराब होते जा रहे हैं। मेरे एक अर्थशास्त्री दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगर 3 या 4 रुपए का रुपया और गिर गया डॉलर के मुकाबले तो हम श्रीलंका जैसे हालात में आ जाएंगे। तो लगता है इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक सुनियोजित साजिश की तरह अंबानी भैया का चैनल और उसके मिलते जुलते चैनल आपको दिन भर हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे आप ये ना जान सके कि श्रीलंका के हालात क्यों खराब हो सके, आप ये ना कह सके कि धर्म के उन नशे को अफीम की तरह मत चटाओ, मुद्दों पे बात करो, जीडीपी संभालो, हमारा कर्जा कम करो, हमारे लिए कुछ लोक लुभावनी नीतियां बनाओ। ऐसी नीति मत बनाओ जो देश को कर्जे पे डाले। उद्योगपतियों के कारपोरेट टैक्स को कम क्यों किया जा रहा है, ये सवाल कोई नहीं पूछता। अंबानी अडानी के टैक्स को कम किया जा रहा है और आपका टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इन मुद्दों पे बात करेंगे तो सरकार जो हजारों करोड़ का विज्ञापन बांट रही है, उन विज्ञापन बंद हो जाएगा, मीडिया चैनलों को घाटा हो जाएगा। समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि अखबारों को, गोदी मीडिया को हजारों करोड़ रुपए देते रहो, जो सच बोले उन्हें परेशान करते रहो, लेकिन इन सब से हम कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना गला नहीं धंसा सकते कि हमें सच दिखाई नहीं दे। सच खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। श्रीलंका से हमने सबक नहीं लिया तो ईश्वर ना करे ऐसे बुरे हालात हमें भी कभी ना देखना को पड़ सकते हैं। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और देश के नायकों से कहिए, देश के नेतृत्व से कहिए, देश की चिंता करें। देश बचेगा तो सब बचेगा, हिंदू भी बचेंगे, मुसलमान भी बचेंगे और सिख और ईसाई भी बचेंगे। इन झगड़ों को रोकिए, देश की चिंता करिए, दिन भर हिंदू मुसलमान मत करिए, अब थोड़ा विकास की भी बात करिए। मुझे यकीन है ये आपको गंभीर चिंतन पसंद आया होगा। सहयोग करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा ये चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, कम से कम सच की बात कहता है। आप सहयोग करना चाहते हो तो इतना सहयोग करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक ये विचार भी बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए।